फीस एंड स्पीच सब कुछ मिल जाती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई तफसील चाहिए, कोई किसी की ऑब्जर्वेशन है तो उसको वो डील कर लिया जाए, और वो ताकि बजाय इससे कि वो पेंडिंग रहे जितनी जल्दी हो सके। ये इसकी बैकग्राउंड है हमेशा से कि बजट प्रेजेंट करने के बाद अगले दिन एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग हमेशा होती है। मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माजी में 6 की हैं, आज 7वीं है, और मकसद सिर्फ ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है, छोटा सा चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप की जो चीज़ें होती हैं वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम, वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिल में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमली है तो वो तो डेफिनेटली, अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम पे। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FPR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इसमें मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूँगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रॉफिट लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसका भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज़ 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रख दी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 हैं। इसी तरह PSDP में कुछ बहस होती रही, मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया
कल मैंने वादा किया था, तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी ये डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2, और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल, इस साल जो क्लोज़ हुआ है वो 7 पे हो रहा है, और जो जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है, और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन PSDP 1001 था, और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं, और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज़ किया कि 950 बिलियन, और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है, करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है, क्यों आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP को हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है, और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन दी अजम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FPR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4%, और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका जेट टू GDP मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियाँ नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू GDP, और GDP जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज़ करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट, देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the हदफ of this government and PMN in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज़ भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कॉन्ट्ररी, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्लाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इस वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस में भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017, देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20। तो अब 24th इकोनॉमी ऑलरेडी प्लान फॉर 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपकी नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनक्रेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो IT से वो कमाएंगे 1% तक दे विल बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके।
तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे, और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन इस ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टिमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया फॉर नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा ये फॉलोअप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब, एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉर्पोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी अपनी सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है भाई? कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, वो 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज़ कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, इसको भी एग्जम्प्ट कर दी गई। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम्स। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीब फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने SMEs में डाल दिया, अब SME जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। PM की जो यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है आपके पाकिस्तान में, चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीज़नेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर दैन इवन सऊदी अरेबियन UAE। तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वैलिड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की, और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले, और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे। तो वो लेकिन
ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, SMEs आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका SME इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा SME बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनक्रेज करने के लिए हमने 250 मिलियन के जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी हज़ार एक नया SME है, बैंक को क्रेडिबिलिटी बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता किसी SME को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए SMEs के लिए वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि SMEs के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज़ करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविज़न है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशन फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट और 5 मिलियन विच एवर इज़ लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी पार्ट ऑफ वन ओनर ऑफ वन रीट एंड शेयर होल्डर वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो प्रिंट बुक जो छपी थी और उसमें नंबर, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है। और वो जो हमारा अमेंडेड
जो होगा विद ऑल दी चेंजेस और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो दो चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अब अपना स्कोर कार्ड पे दे पे डिफरेंट प्राइस एंड कंसेशनल प्राइस इन यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल, हर एक के व्यूज़ होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे, इकनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक के इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30% दी है। जी सॉरी, एडहॉक रिलीफ अलाउंस ज्ञानी साहब सारे ने पता की होंगे जाते नहीं, इसलिए वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफ़ा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज़ कर रहे हैं। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडहॉक रिलीफ आता है, आपके 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव ए इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो कि जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उस पर हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है। तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस ICT में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई, और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा 1999 पहली दफ़ा था कि जो बेवा, जो उनकी इनकम नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, और उनके स्मॉल बिज़नेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन से होती थी, तो उनके जो लोन्स थे वो गवर्नमेंट ने पिक किए थे और उसको राइट ऑफ किया था। दूसरी दफ़ा 2017 में यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि जैसे आप बिस्म में
कम आमदनी वाले लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं आप अभी इंक्रीज 35% आप विच साउंड्स ऑब्वियसली वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी स्मार्ट। तो उसी तरह हमने जो इस वक्त स्मॉल बिजनेस तो आपको पता है मर्ज हो चुकी है एसएमई में। अभी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में जो डाटा हमने मंगवाया स्टेट बैंक के उसमें काफ़ी विडोज़ हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो वर्चुअली बैड लोन्स भी हैं होंगे क्योंकि उनकी बड़ी अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो उसका फैसला किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में मुझसे काम ले रहे हैं। दिस वाज एन आइडिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम ये बाई दी वे आपको याद होगा बिस्प का आइडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने दिया और वो उस वक्त हमें कैबिनेट में था और जो ब्लूप्रिंट बजट मैंने छोड़ा था उसमें 34 बिलियन की एलोकेशन भी छोड़ के गया था और उसका नाम जो है वो फिर बाद में पब्लिक हुआ जब बजट पेश हुआ। हमें 13 मई 2008 को हमने रिज़ाइन कर दिया, जजेस रिस्टोर नहीं हुआ उस वक्त, एक पॉलिसी डिसीजन था 6-7 हफ्ते के बाद। तो वो उस वक्त ये इनकम सपोर्ट फंड जो है बिस्प के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। 34 बिलियन 5 साल में 40,000 रुपये गया। हमें 2013-18 में स्पेस मिली, हमने 124 से उसको अल्हम्दुलिल्लाह 40 अरब से 124 पे लेके गए। और इस टेन्योर में मैं समझता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो बिस्प का बजट 250 अरब। अब इस साल यानी आप कह लें 14-15 महीने में बट विल कवर द फिजिकल ईयर, तो 2 साल के अंदर 250 अरब जो है वो 450 अरब पे जा रहा है। इससे ह्यूज इंक्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 80%। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे ऐसे काम हमें। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम अपने उन जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, जितनी स्पेस मिल सकती है उनके लिए हम वो एलोकेट करें। इससे पहले कि मैं आपको तकलीफ़ दूँ और आपसे मैं पूछूँ, जो चीज़ें कल रात से अब तक मेरी और मेरी टीम की यानी नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में आए हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन या डिस्कशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको क्लैरिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें हैं जो हमने कल से आज तक नोट की हैं एज़ ऑफ टुडे। एक तो ये है कि जी ये पाटा जो कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं NMDs, उसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन थे कि जी ये एग्जाम्पशन कुछ लोग कहते हैं हुई है, क्यों हुई है, बहुत डिबेट चल रही है ज़ाहिर है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली पेशावर में गए थे जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ KP से मौजूद थी और उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नर हाउस में मीटिंग गवर्नर साहब भी थे, तो ये उस मीटिंग में ये अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्कशन हुई और वहाँ की एक बड़ी यानी ऑलमोस्ट यूनानिमस ये रिक्वेस्ट थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसको हमने इसलिए एक साल के एक्सटेंड किया है, इसका आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज इसके ऊपर आ और फिर TV पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाय द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीज़न कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि भाई ठीक है कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज़ थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज़ कर देनी कीमत दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर ऐसी है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है। और 10% की इंक्रीज़ ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल 1 रुपये चीज़ों की कीमत 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं किया और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ए कैटेगोरिकल देयर इज़ नो
लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं प्रोजेक्टेड 1113 अरब, और उसकी वजह यह है कि ये जो 3500 4000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है OMO और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ स्टेट बैंक प्रॉफिट, अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर पे ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 869 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये 2 आइटम्स आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। 100 में एक उसमें 2 चीज़ें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपये थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। IMF की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज़ पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये कि इसको बेस किया गया कि जो लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर के जो कंजम्पशन के फिगर्स हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आई थिंक कैलकुलेशन इज़ वेरी रियलिस्टिक और इंशाल्लाह ये मीट होगी। इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह हैं 260 बिलियन। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ओवर प्रोजेक्टेड है। दे आर ऑल वेल डिबेटेड, वेल कैलकुलेटेड विद द रेलिवेंट जो है इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह था कि जी ये जो टोटल टैक्स है, ये मुझे सवाल रात की जी ये 7200 पहले इस साल 7600 प्लस था, अगले साल ये आप रिवाइज़ करें 7200 होगा, तो ये कैसे 9200 होगा? तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो टेक्निकल इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं और रहे हैं माजी में या आज भी, उनको बड़ा सिंपल पता है कि आपकी अगले साल की टैक्स कलेक्शन में 2 मेजर फैक्टर होते हैं। आपकी इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट हो रही है, आपकी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है। वो तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसने इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस। तो जो 7200 है, अगर आप 21.5% इन्फ्लेशन 3.5 वो लें 24.5, तो करीबन आपका जो है 1800 बिलियन तो ये हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 9000 रुपये हमारे नए टैक्स में ये जो हैं, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाए तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश विड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में, तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो ये प्रेफर करते हैं कि हमने नॉन फाइलर रहना है, हमने कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, अब हम जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो हमारा हिस्सा उसको हमने नहीं आने देना, तो लेट देम पे प्राइस। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं इसको एज सच टैक्स नहीं गिन रहा। मैं समझता हूँ कि ये जो 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने या डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूर की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। और ये भी डायरेक्ट है बाय द वे, ये इन्फ्लेशनरी भी नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 180 चेयरमैन साहब 175 बिलियन आउट ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ अबाउट 205 बिलियन के जो नए मेजर्स हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, यानी जो निकाल रहे पैसे उसके ऊपर पड़ने हैं, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। इसी तरह जैसे मैंने कहा रिवाइवल ऑफ एक अच्छी स्कीम है टू डिस्करेज कि जी आप कैश की बजाय उसको आप इस्तेमाल करें। इसी तरह PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में
ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपये लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट इट इज़ जस्ट टू रिमूव दैट अनॉमली कि 5 शेड्यूल्स हैं, 4 में गवर्नमेंट के पास है कि वो दे कैन चेंज, बट दे 5वें में नहीं है जिसमें फॉल करती है। इसी तरह क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के यूज़ की बात, रात मुझे उसके मैसेज आए कि जी ये जो इस्लामाबाद में हमने कहा कि जो 15% जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे GST देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका जी डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड्स आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शवाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आके मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफली दिए हुए थे, आपने उनको 10 मिलियन रुपीज़ दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करें, बल्कि 100 एवरेज 102 पे, तो वो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया। आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी वो एक हमें एक फैसिलिटी थी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, चीज़ें होती हैं, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज़ नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है, ना हमें कोई, ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया है जहाँ ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, अब चेक कर ले, आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपना $102 था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमने दर्जनों मीटिंग की हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज़्यादती की, आप आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया। तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स ए गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज़ के दे देता हूँ जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है वो ऑब्वियसली इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ वो उसको विंडफॉल को उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिडेट इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। ना रेट पे हमारी काफ़ी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए ये प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते हैं। वी गो थ्रू ए प्रोसेस एज ए फैसला, भाई इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पर मैंने अर्ज़ किया कि 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू मे आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और CVT सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माई कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही हैं ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहाँ ये ज़रूरत होगी जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को गैर ज़रूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन मैं तो कहूँगा के ज़रिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। तो ये कानून उस हवाले से है।
आई होप आई एम क्लियर, अगर कोई और सवाल होगा मैं अर्ज कर दूंगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज़्यादा हमने सब्सिडीज़ दे दी। मैंने भी आपको सब्सिडीज़ का नंबर भी दिया भाई दी वे, कि सब्सिडीज़ का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1,000 यानी 1,074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज़ पावर सेक्टर अलोन। अब मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस पे हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है इस सेक्टर के ऊपर, और इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी बहुत काम किया इन पिछले 7-8 महीने में इसके ऊपर, और दैट्स वाई ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था बिटवीन अस एंड द IMF प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है वो इसी हवाले से एक पेस प्रोग्राम भी है। तो इस पे हमने बहुत किया, लेकिन बहुत काम करने के बावजूद हमें इस पे ऊपर फोकस करना है कि हम, इसीलिए आपने देखा कि इस बजट में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसमें एम्फेसिस दिया गया है, एलोकेशंस की गई हैं। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि ये कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ग्रांट्स के हवाले से पूछा गया, तो ग्रांट्स भी जो हैं वो भी उसकी भी तफसील सारी जो अवेलेबल है, उसमें बेस्प है, उसमें आपके AJK है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है। वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप हर साल देखते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है या उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें शायद आप देखें कि AJK के हवाले से थोड़ा सा एक जंप है। उसकी वजह है, देखिए आप जब से ये मंगला बना है, आप 2 रुपये 54 पैसे की बिजली देते हैं, बिल करते हैं, वहाँ नॉर्मल कीमत पे बिकती है। वो एक्चुअली तो आप उसका सारा लॉस तो आपके आपको इधर देना पड़ता है। तो इसको रिकग्नाइज करके देना, आप उनके मंगला के पानी पे जो उनकी हकमंद है वो दें, और बिजली आप दें जैसे आप देते हैं बल्क रेट पे बाकी जगहों पे, तो वो तो फुल कीमत पे बेच रहे हैं। तो हमने इसलिए उनसे हमारी डिटेल नेगोशिएशंस पिछले कई हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ AJK के साथ फाइनलाइज हो चुकी है। स्कीम हैज़ बीन एग्रीड, सो वी विल पे देम नाउ। जो है वो उनकी फाइनेंसिंग जो बजट पाकिस्तान पिकअप करता है, ऑल एंटायर डेफिसिट वट एवर दे कलेक्ट थ्रू टैक्सेशन या दूसरे मैयर्स, बाकी हम देते हैं। उस पर ऑब्वियसली एक इजाफा आया है, लेकिन वो इजाफा इस वजह से यू विल ऑल्सो हैव कि आप बिजली की कीमत जो है आपका इस ब्लीडिंग में आपका वो अमाउंट अब कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी बिलिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेट। अब उनको ये नहीं होगा कि जो सब्सिडाइज एक रेट है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड रिफॉर्म। हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, दे हैव डन ए गुड जॉब, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होने वाली हैं जो कि दहाइयों से फिक्स नहीं हुई, इनको ठीक करने की ज़रूरत थी। इसमें वो एक उसमें इंक्रीज़ है। इसी तरह मैंने आपको सैलरी पेंशन अर्ज कर दी है रियल सेक्टर में। ये एक और ख़बर चल रही है, इसको भी दूध की तरह क्लियर करना जी बहुत ज़रूरी है। ये चल रहा है कि जी सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म नहीं किया गया। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं पिछले कई महीनों में, उसको हमने इंडस्ट्री को इंगेज रखा है गवर्नमेंट लेवल पे। उनको हमने कहा है कि ये पास करें। आपने देखा होगा कि पीछे काफ़ी उन्होंने एडिबल ऑयल की कीमतों में रिडक्शन की, और ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने एक पूरा इश्तहार दिया जिन एडिबल ऑयल्स पे जो 3-4 वैराइटीज़ हैं कितनी रिडक्शन है। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइनेंस बिल में कहीं या मेरी तकरीर में कहीं नहीं मिलेगी कि हमने ये जो इसको ख़त्म कर दिया। हाँ, एक ये भी कल मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि जी ये जो शरिया कंप्लाइंट हमने अनाउंस किया है कि जी CDNS नेशनल सेविंग जो सेंटर्स हैं ये कब से अवेलेबल होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और ये नया शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इंशाअल्लाह 1 जुलाई 2023 से ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जितने अपना कल से क्वेरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिबेट्स, डिस्कशंस एरियाज उसको कवर करूं, पर अगर अभी भी कुछ रह गया तो मैं हाजिर हूँ जी। कोई कौन? अरशाद अंसारी साहब एक्सप्रेस से। जनाब सर, आपने होम के हवाले से बुनियादी तौर पर वजाहत कर दी, लेकिन एक दो चीज़ें अभी इसमें हैं। जी एक तो ये बता दीजिएगा कि इसका इतलाक कॉर्पोरेशन मुख्तार इदारे क्या उस पर भी होगा, और दूसरा ये कि इसमें जो 15% जो माली साल जा रहा है इसमें भी इजाफा हुआ था, उसको भी इंक्रीमेंट में शामिल नहीं किया गया था। अभी 30% 35% जो इलाहा कानून की मद में इजाफा किया गया, क्या ये इंक्रीमेंट के लिए भी कंसिडर होगा या नहीं होगा? और दूसरा सर,
एक सवाल कर लें जी मेरा ख्याल है। क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन जी जी फरमाएं। एचबीआर का वो आपने नोटिफिकेशन भी उस पर अमल रोका था कि इनके एम्प्लॉइज में लेटर जो लिखे थे छुट्टियों के लिए पे जाने के लिए माली मुश्किलात के हवाले से कि इनका जो अनाउंस है जो फ्रीज किया हुआ बहुत अरसे से कि क्या उसको डिफ्रीज किया गया है या नहीं किया गया। जी मेहरबानी जी। एक सर नहीं इस तरह मैं मिस कर जाऊँगा ये नहीं इस तरह। एक सेकंड जी, एक सेकंड मैं उनको जवाब दे दूँ यार। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड ये कर देखिए। एक तो ये है, एक तो ये है कि आपने फरमाया ये देखिए, या तो ना मैंने जैसे कैनी साहब को अर्ज़ किया था, या तो ना हम नई चीज़ कर रहे हैं तो उसके एडॉक रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता। और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब आपको स्पेस मिलती है उसको आप उस वक्त मर्ज करते हैं। इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ वो ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर, अलाउंस इज सेपरेट। हाँ जी नहीं वही नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर अब कर तो ये कन्फ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। ये सेपरेट स्टैंड अलोन उनको अलाउंस मिलता है, ये उस पर डाल के इंक्रीमेंट नहीं होती। अदरवाइज तो फिर वो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। इसी वजह से जब भी स्पेस मिलती है, मुझे याद है कि 3-4 मैंने एक टाइम में मर्ज किए थे जब स्पेस थी, याद है ये आपको। वो जब आपको स्पेस मिलती है आप कहते हैं वो उसका अपना ही इम्पैक्ट होता है, उसका अपना आपका बिल और बढ़ता है। तो वो जो इंशाल्लाह जब स्पेस मिलेगी, अल्लाह करे जो भी माजी फ्यूचर में हो उस वक्त होगा। एज ऑफ दिस ईयर ये एडॉक रिलीफ अलाउंस है, स्टैंड अलोन है और इसका उससे कोई तलक नहीं। जो दूसरा आपने फरमाया कॉरपोरेशन की बात, देखिए गवर्नमेंट जो अपना तो कर सकती है और कॉरपोरेशन ऑलमोस्ट ऑटोनोमस हैं, जनरली वो फॉलो करती हैं। जैसे आपने मिनिमम वेज आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अनाउंस कर दें, वो आपकी तो वहाँ तक जिम्मेदारी है और आपका राइट है। लेकिन जनरली सूबे सारे आपने देखा होगा फॉलो करते हैं, कई दफ़ा वो 1-2 हज़ार ज़्यादा और ऐड कर देते हैं। तो ये लेकिन अल्टीमेटली फिर प्राइवेट सेक्टर ने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये आपका दूसरा। तीसरा आपने सवाल किया था FBR का, ये अपना हमने अंडर कंसिडरेशन है। जो आपकी बड़ी वैलिड पॉइंट है कि वो जो फ्रीज हुए हैं वो वी आर कंसिडरिंग इंशाल्लाह पॉजिटिव। जी जी इकराम मोती साहब 92 से ये बताइए कि क्या जो प्लान बी है उसका टाइम आ गया है? अगर आ गया है तो उसके असिस्टेंस के लिए कहीं से कोई इंश्योरेंस मिली? देखिए प्लान बी जो है वो आपका होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पाँव पे खड़ा होने का। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा मुझे राज सवाल हो जी 31 दिसंबर, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफ़ॉल्ट वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियाँ की हैं और ऐसी घिनौनी गलतियाँ की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम, इसलिए काफ़ी है। अशरफ मलकम साहब जी छोटा सवाल, हमारे निष्कारी प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए गए, इसका मतलब है कि हमने पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA या दूसरी ब्रीडिंग हमारी एंटिटीज हैं उनसे जान छुड़ाने की कोई मनसूबाबंदी अगले साल में नहीं है। दूसरा छोटा सवाल, एक हमारे साथ बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, हम कैपेसिटी पेमेंट पे बिजली के हेड में बहुत ज़्यादा बड़ी पेमेंट करते हैं। एक तरफ हम उस बिजली के पैसे दे रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसे खासतौर से बलूचिस्तान में जिनको बिजली के कनेक्शन मुहैया नहीं किए जाते, सॉरी जिनको बिजली के नए कनेक्शन ही मिलते, लाखों की तादाद में दरखास्तें करने को पड़ी हैं हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। सर इसमें कोई ऐसा इसको एडजस्ट किया जा सके कि लोगों को बिजली भी मिल जाए, हमारी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस भी कम हो सके। एक सर रुपये का सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा जुल्म सर इस्लामाबाद में हो रहा है। हमारा जो मिनिमम वेज है सर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे जितने भी गार्ड ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती। इसका भी गवर्नमेंट हाल कर सकती है कि मिनिमम वेज ही मिल जाए और उनकी ड्यूटी टाइमिंग इंश्योर हो जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ अशरफ साहब, ये जो आपने पहला फरमाया, देखें ये तो एक आपने सॉवरन कमिटमेंट्स की हुई हैं। एक आपको तो पता है कि पिछले साल 1.5 साल में एक राउंड हुआ, उसमें कोई टैरिफ की रीएडजस्टमेंट्स हुई और काफ़ी एक प्रोसेस हुआ जिसको अभी इसको मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा प्रूडेंटली देखना पड़ेगा। लेकिन चूँकि उनके जो फाइनेंशियर और जो लेंडर्स हैं वो अब्रॉड हैं,
और सब ने आपके साथ जो कांटेक्ट किए हुए हैं वो डॉलर टर्म में आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स लिए हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हुकूमत इसको बड़े गौर से स्टडी कर रही है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। फिर आपकी एक बदनामी होती है कि जी ये सॉवरन कम्युनिटी के बावजूद ये री एंगेज कर रही है। बदकिस्मत एरिया है। मुझे याद है कि 97 में भी इस पर जो कुछ हुआ आपको याद होगा, एक सरताज जी साहब की कमेटी बनी, फिर गौर यूसुफ की कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक की रिक्वेस्ट पे फिर प्राइवेट सेक्टर की कमेटी बनी, मिलर ट्रैक्टर के एमडी को लगाया गया उसका हेड। तो मुझे वो सारी याद है कि काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। तो इसके मैं यही अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, पावर डिवीजन की मीटिंगें बार बार करते हैं। डिस्को जो आप है बिल्कुल सही है, वन ऑफ दी हाईएस्ट नॉन रिकवरी इज़ कैस्को। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ हमारा इतना रिक्वायरमेंट्स है और टाइट पोजीशन है, और दूसरी तरफ रिकवरी में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इज़ आई थिंक फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। तो ये दोनों बड़ी अच्छी हैं। तो एक आपने देखिए कुछ फैसले हुए हैं वो आज से नहीं कई दहाइयों से हुए। वो अगर आप उसका खोलना चाहते हैं तो शायद ये वक्त ना हो, आने वाले इलेक्शन के बाद होना चाहिए। मसलन आपने एक फैसला किया जो लोएस्ट डिस्को है पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में उसका रेट लगेगा, इवन कैस्को पे वही लग रहा है कराची इलेक्ट्रिक में। क्या हम उसको रियलाइज़ हमने किया जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर 10 डिस्को हैं, एक का एवरेज रेट जो है वो 15 रुपये है, दूसरे का 16 है, अगले का 17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप हर डिस्को का डिफरेंशियल आप ये बजट पे कर रहे हैं। भाई आप एवरेज ही लगा देते यार, ताकि जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुरे परफॉर्म कर उनकी एवरेज हो जाती, कम से कम कॉस्ट तो टोटल रिकवर हो जाती। क्या आज आप कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड एज ए सेट के ये सेक्टर जो है वो इसको पूरी तरह देखा भी जा रहा है। जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद, और फिर मुझे भी वो इन्वॉल्व करते हैं। हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे हम निकलें। आपका आखिरी सवाल मिनिमम वेज का है। मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी शुड ऑल्सो प्ले इट्स रोल। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा अशरफ साहब आप कंप्लेंट भेजिए कि आपने स्पेसिफाई किया है कि गार्ड को 15,000 या कम मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा, 25 या 32। आप भेजें कंप्लेंट्स होती गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट टेक। देखिए हमें ऐलान तो नहीं होगा, तो ये बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इसने इन्फोर्स होना है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आई अश्योर यू कि ऐसी अगर कंप्लेंट्स होंगी, आई विल मेक श्योर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए इसको टेकअप किया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप इसको फॉलो करें। आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको और नौकरी नहीं होती, वो कर लेते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसको मैं समझता हूँ हम सबका फ़र्ज़ है कि इसको हम, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसको इल्हाम हो कि जी कहाँ कौन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और ये आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं इसके ऊपर। जी सरकारी प्रोग्राम कीजिए, निष्कारी जी निष्कारी प्रोग्राम में डिस्कोस को देखा जा रहा है। PIA जो और पाकिस्तान स्टील की आपने बात की, हम काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर, इवन हमने परसों भी मीटिंग की है आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, और उसमें आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो एडवाइज़र है वो IFC को एंगेज किया हुआ है, और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, कई कंट्रीज में उन्होंने ये काम किया है। तो जहाँ एक तरफ आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटीज़, उसकी एक्टिविटी बहुत इम्प्रूव नज़र आएगी। मैं अब तो बड़ी सारी, इवन हीथ्रो इज़ आउटसोर्स आपके मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंटरेस्टेड, 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग ली जाए एक्सप्रेशन विंडर्स। तो इंशाअल्लाह बाकी डिस्कोस पे ऊपर एक है। देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ, और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीज़ें कीपिंग इन द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीज़ें करने वाली हैं, और बड़ा सीरियसली पहले 1.5 साल में करने वाली हैं।
सरदार साहब मुदस्सिर हुसैन खबर टेलीविजन से सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूँ सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने वफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा, तो क्या वो जस्ट एक नारा ही था? मैं अर्ज करता हूँ जी इस पे बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साथ आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपये 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए ज़्यादा, जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसीलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है जो करीबन 51-49% है, तो ये टेक्निकली डूएबल। क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिक्री जरूर थोड़ी सी होगी, दे विल ऑल्सो फील इल यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं है जी सेठ आदमी है ना जी, तो मैं नहीं, मैं यानी इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम में काफ़ी मेरी ज़ाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है, वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे, तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तात्तुल का शिकार है जी। एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफ़ी एरियाज़ कवर किए, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देख रहे हैं GDP, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी GDP 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखते उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। इससे मज़ीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाया जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूँकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज यूनिवर्सिटी देखी जो ख़राब हो गई, 6.1% GDP ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे बाहर रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी है PTI की। ये बिल्कुल जो इकॉनमी वॉज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकॉनमी ऐसे नहीं बन गई थी, मैंने नहीं उसको 24वीं इकॉनमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जो 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज डोंट बी बायस, गिव अगर आपको पता नहीं है तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया कि एक्सपोर्ट्स को हम इनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें कि जो प्रायोरिटी एरिया थी, जब हम मुश्किल तरीन फेज़ में इस साल में गुजरे हैं, ये देखें ना आपके पास 2 चॉइसेस थी, आप या तो बिजनेस एज यूजुअल कर जिसने हम इम्पोर्ट करनी है वो दें, या आप फिर अपना कह लेंगे जो हमारी पहली जो है चैलेंज वो कि हमने इंशाल्लाह जो मर्जी ये कहें स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल पंडिट्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना, या हमारा ये ऑब्जेक्ट। आई थिंक डिग्निफाइड जो नेशंस हैं उनका यही होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी डिग्निटी पे पाकिस्तान के उसको आंच नहीं आने देनी, हम अपना पेट काट के बाकी चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। यही किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की, वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं होता वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने तीसरी प्रायोरिटी नहीं बल्कि यू कैन से कि वर्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी थी फूड, फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनका रॉ मटेरियल, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो, ये था हमारी टॉप प्रायोरिटी इन महीनों में अब तक। तो मेरा ख्याल है कि बाकी यस कॉन्ट्रैक्शन तो हुई है ना ओवरऑल बिजनेस की, तो उसमें तो सबको पता है, इसीलिए तो हमारी 0.29 हुई है। लेकिन उसकी क्या डिड वी हैव ए चॉइस तो दूसरी बहुत ख़तरनाक थी,
आप ज़रा 2 4 6 महीने आपका लास्ट क्वार्टर और पिछली जो पीटीआई गवर्नमेंट थी कितना ड्रेन हुआ फॉरेन रिजर्व 6400 बिलियन एक क्वार्टर में। तो मैं बोला अगर वो स्पीड होती तो आपको ज़्यादा 1.5 क्वार्टर और मिल जाता। तो हमें ओवरऑल देखना है कि हमने पाकिस्तान को, तो ये हमारा सबका कंबाइन मेरा भाई है। जहाँ तक जीएसपी प्लस की है, इसमें हम पूरी तरह जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता है कि कुछ उनके होते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से होते हैं, उनके पॉलिटिकल भी जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिवली डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जीएसपी प्लस शुड बी एक्सटेंडेड, आई होप सो इंशाल्लाह। जी जहाँ तक आपने स्टंटिंग की बात की है, मुझे पता चला कि यूएन के अदारे ने रिसेंटली कुछ मीडिया के लोगों को यूएस एम्बेसी में कोई शेयर किया है इस तरह के नंबर्स 45 के करीब। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी यानी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है या कितना इसका एक्यूरेसी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ है वो इस पर फौरी तौर के ऊपर, ये मुझे किसी साथी ने ये बताया, मीडिया के साथी ने, कि इस तरह डिस्कशन हुई है और ये बताया गया है। तो एक ये इसको हमें एड्रेस कर रहे हैं और हुकूमत कर रही है। दूसरा, आपने प्राइमरी स्कूल का जो बताया, आपने देखा कि हाल जो एजुकेशन है इट्स ए डिवॉल्व सब्जेक्ट, हेल्थ एजुकेशन, और इसी के लिeu में ऑलमोस्ट 20% जो है स्पेस एनएफसी के ज़रिए जो रिवाइज़ हुआ था 2010 पे, वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले 47.5 अपना होता था और 57.5 फेडरल गवर्नमेंट, 42.5 सूबर्स। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले 5 एडमिनिस्ट्रेटिव पहले काटती थी, बैलेंस 95 डिस्ट्रीब्यूट होते स्टेशन, ये 1% हो गया 5%, वो उल्टा हो गया 42.5 फेडरल, तो वर्चुअली 60-40 हो गया हुआ राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस, इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए एनएफसी और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सूबों की है और काफ़ी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस, ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा सीसीआई में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया, वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है और रिलीजियस बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड है, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन 3.6 बांग्लादेश का कहाँ से कहाँ चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, एफर्ट है, उसको खा जाएगी। तो ये आपको बहुत ये, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज़ ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग। गुजारिश ये है जी कि डिफेंस बजट तो आपको नंबर मैंने दे दिया 1804 है। हाँ जी, ये 1.7% जीडीपी का है। आपके नेबरिंग कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत एम्बिशियस या बहुत बड़ा बजट नहीं है। मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक बजट है, अब बजट के साइज़ को सामने रखते हुए। दूसरी जो आपने फरमाया कि पीआरएसी, एनएआरसी वगैरह, ये बिल्कुल आप, मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें ओवरऑल इन अदारों की, एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बताया, आई होप कि आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि इमदाद साहब को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया जाए। फूड नेशनल सिक्योरिटी में माशाल्लाह फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो रिफॉर्म देंगे इनमें इनके बहुत अच्छी इनपुट है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इस बजट में रोल आउट की गई हैं। तो इत्तलात का आपने जो सवाल फरमाया, ये देखिए, ये आज का नहीं है, 2006 से चल रहा है और ये 17 साल से चल रहा है। उसमें जो आपने खुद गलती की हुई है, खुद मीन के पाकिस्तान ने जो गलती की है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल, बहुत हो गए अपना मुशर्रफ साहब या उसको शौकत अजीज़ साहब इतनी मुद्दत से, तो मुनासिब नहीं है कि किसी के एब्सेंस में करें। लेकिन मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमने गलती है, पाकिस्तान। आपने, एक तो ये हुआ कि उनकी जो बिड थी, जो बेस्ट बिड थी, वो बिड नंबर 2 बिड नंबर 3 मिला भी दें तो उतनी नहीं थी। एक तो महल उन्होंने उसको दिल से लगा लिया उस वक्त से कि हमने ओवर बिड कर दिया है। दूसरी जो फीडबैक, अब नहीं, मैं 97 अपना 2013 के आते मैंने 2006 की ट्रांजैक्शन, मैंने इसमें बहुत कोशिश भी की, मीटिंगें भी की, उनको बुलाया भी।
तो वो हमने दूसरा जो हमारा उसमें मसला आया कि वो भागना चाहते थे कि आप हमारा बिड बॉन्ड एनकैश कर लें और खुदा हाफिज़ आप ले लें जो भी $10 मिलियन का बिड बॉन्ड। उस वक्त पाकिस्तान ने उनको अंगेज किया, जो भी जैसे भी उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ ना भागें। उस वक्त की गवर्नमेंट जनरल मुशर्रफ साहब, तो उस पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सप्लीमेंट्री। उसमें ये तय किया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर उस वक्त ओवर 3000 प्रॉपर्टीज़ थी, वो अगर ट्रांसफ़र उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकेंगी वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगाई जाएगी। वो इलादा लगाएंगे, पाकिस्तान इलादा लगाएगा, जो हायर वैल्यूएशन होगी वो जो हमने आपके पैसे देने हैं ये एक बिलियन नहीं है 800 मिलियन, वो उसमें काटा जाएगा। अब मैं आपने सवाल पूछा, मैं आपको हकायक शेयर कर रहा हूँ। खैर वो एज ए सेट के 2006 का मुआहदा है और बाइंडिंग है। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ नहीं ट्रांसफ़र हुई थी वो करीबन ओवर 3000 प्रॉपर्टीज़ थी उस वक्त। करते 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 जब हम 2013 में आए, उस वक्त भी पंजाब के पीछे मैं लगा रहा, अपना उस वक्त शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिंध में लगा रहा, पीछे लग लग के वो नंबर रिड्यूस होता होता 125 प्रॉपर्टीज़ पे आता। वो 125 प्रॉपर्टीज़ को फिर लगे रहे, वो अब करीबन 30s में है, 32-33 प्रॉपर्टीज़। अब वो कहते हैं जी हमें प्रॉपर्टीज़ अब मज़ीद नहीं चाहिए। मैंने उनको इस दफ़ा आते ही ये इंगेज किया और मैंने कहा कि हम एक और एफर्ट करते हैं। भाई दी उसमें बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, बहुत हाई वैल्यू, आई विल नॉट नेम इट, लेकिन वो टोटली ऑक्यूपाइड है। वर्चुअली जो है ना वो उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो पुराने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, सारा बाड़ी से वेरी हाईली वैल्यू। अब उन्होंने 776 मिलियन उन प्रॉपर्टीज़ की इंटरनेशनल वैल्यू लगवाई जो भी तक नहीं हुई ट्रांसफर। वो कहते हैं या हम ये प्रॉपर्टीज़ अगर दें भी, अब तो हमारे वो ले ही नहीं जा सकते, उसमें बल्क उसका है। तो वो कहते हैं जी फिर हमारा आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ, मुआहदा इंटरनेशनल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमको तंग किया। तो ये 800 माइनस 776 ये 24 मिलियन है, ले लें। उनको हमने इंगेज किया अभी पिछले चंद महीने में, वो करीबन 264 या 63 मिलियन डॉलर जो उन्होंने उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिए कि यहाँ तक हम आपको दे सकते हैं। अभी कोशिश ये है कि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए ताकि जितने मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन लीगली पाकिस्तान इज़ अ वेरी वीक विकेट। मेरी गुजारिश होगी कि हम ये प्लीज़ मुझे कोड ना करें ये लिखें ना, क्योंकि इन्होंने आपके भाई ने एक सवाल किया, मैं आपको फैक्ट सारे बता दिए। अच्छा चले फिर हकीकत है तो चुबान की फायदा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यही कर सकते हैं ना कि अब 24 उन्होंने हमें दे दिया, ये वैल्यूएशन है। आप अगर लेट से कि आप भी करवाते हैं, पहले तो $100 मिलियन खर्च करेंगे किसी को इंटरनेशनल वैल्यू को लेके, आपकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर वैल्यू आएगी ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव हायर तो नहीं आपको चाहिए, अगर हायर करो तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ गेज रखा हुआ है। कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मेहरबानी करें। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हो, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी है उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत ज़रा फॉलोअप किया, इधर कहूँगा ये रिपोर्ट है, पढ़ अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है, अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी इसकी बैकग्राउंड। हम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने दो ना यार। बजट दे दिया यार, खुश ना होते तो मुझे कम से कम फ़ोन आ जाता। ये बीबी ना आया हुआ, मैं नहीं आया भाई। जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीज़न का या एक वन लाइनर ये इस तरह का तो पिंक बुक में मौजूद है। वो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं अब सेक्रेटरी नारायण साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमें हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड। और ये बात सही आप कह रहे हैं, ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफ़ा 30 और 5 पे 35 में डीजल 20 में पेट्रोल, तो मैंने बाकायदा दो चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को आप वाली बात कि जब 5 में बढ़ते तो वो 3 पे फौरी बढ़ाते किराए की हर चीज़ की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको नहीं जो लोग नहीं डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ वो है वो इशू। मैं हम कंसर्न माई सेल्फ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको यार मिनिमम वेज का देखे। हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं जी हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि GNN के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को ये बिल्कुल ठीक है। चलो जी मैं अमेंड कर देता हूँ जी, मैं अमेंड कर देता हूँ कि जी इनको सब ने सपोर्ट किया। इसका मतलब हर जगह पे ये मेरी गुजारिश होगी। मैं पहले राउंड में मैं अपील कर रहा हूँ तमाम चैनल्स को कि मेहरबानी करें और ये मिनिमम वेज को आप एनफोर्स करें। यू आर सपोज टू बी द मीडिया लीडर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी कैसे करें? खुद करें और फिर तरगीब दें। आप फ्री लोगों को कोच करें कि भाई ये करें, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक थोड़ी सी हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं। क्यों पेंशन पाया इट्स नॉट सपोज टू बी। देखिए आप एक गलती काम करते हैं, एक सेकंड आप पे अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स इसके जो ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। आपने पिछले चंद साल पहले प्रेशर में आके पता नहीं ये खुश करने के लिए पेंशन में डाल दिया। भैया खुदा का खौफ करो, जनरेट योर रेवेन्यू, योर रेडियो पूरा सेटअप। हाँ वो नहीं, स्टेट ऑर्गन डजंट मीन कि यू हैव टू नो। स्टेट ऑर्गन तो PI भी है, स्टेट ऑर्गन स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें आप, तो असूल की बात है जी। बहरहाल हमने नहीं यार इस तरह नहीं है। मैं फाइंड अप दी मेरी बात सुने। हमने सैलरीज एज स्पेशल केस दी है। दे आर सपोज टू डू देयर सैलरीज ऑन देयर ओन। अभी सैलरीज दी है
और उनको हमने पेशावर जो विजिट हुआ है तो हम सिंपैथेटिकली देख रहे हैं। लेकिन यार इस तरह आप अगर हर चीज़ डाल देंगे स्टेट पे तो अब कैसे चलेगा। और उनको अपने आप को रेवेन्यू इम्प्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये कर दिए जी, इसी से अप्रूवल हो गई। वो जाहिर है कि उसमें कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद रेटिफिकेशन। जी चलो जी, नेशनल बैंक को बता दें, नेशनल बैंक को इनकी जी राणा साहब है जी। यार एक सेकंड, मैं 10 अगर सारे बोलेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा। नहीं एक सेकंड जी, एक सेकंड ये सनाउल्लाह साहब कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी मियां शहबाज शरीफ साहब ने। अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है, हर पार्टी अपने अपना व्यूज़ कर रही है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ईसीपी के साथ और टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज पर जनरल इलेक्शन रख दिया गया। नंबर 8, सो दैट शोज़ दी इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जहाँ तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का, एक पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, आपने लिया, उनका राइट है। हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है। तो अगर खुदा न खासा वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन तो, लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दी है। तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दो पार्टीज ने अगर हेड्स नहीं कहा है तो उनकी कोई होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है। तो ये मेरा मतलब कोई ऐसी इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ। नहीं जी शाह साहब, सईद शेख साहब, एज फॉर दी Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that they pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position and please consider. तो पेरिस क्लब तो या मल्टीलैटरल टेक करे कोई, तो यहाँ तक बायलैटरल है, दैट इज ऑलवेज दी यू कैन नेगोशिएट, not that for a haircut or write-off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. तो वो एक आपकी bilateral होती है, उस तो वो आपका बजाय ये कि आपका प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हो रही हो, यू नो दैट कि जी उसको आप प्रिंसिपल को आपका बैक लोड कर देते हैं और आप सर्विसेज करते रहते हैं। इस टाइप की रीस्केड्यूलिंग आफ्टर द बजट प्रोसेस ओवर वी विल कंसिडर and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry, देखिए गुजारिश ये है कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया बीबी के हमारा कोई ऐसा, मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो लिया था, सिर्फ बायलैटरल, यस आई डिड से दैट एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आइंदे वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। यू सर्विस द डेट बट यू डोंट रीपे द प्रिंसिपल एंड दैट इज़ नेगोशिएटेड, बट नो हेयर कट, नो राइट ऑफ और नो उसमें किसी किस्म की यानी फेवर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद। तो हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे। उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू। लगता है आप खुश नहीं है कि टैक्स फ्री बजट आया। आप ठेकेदार ला के दें मुझे जो 12,000 बिलियन दे देंगे। आप लीड करें, ब्रिंग अ ठेका 12,000 बिलियन का लाए, मैं आई मेक श्योर वी गिव इट। और सब कुछ किया यार, क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली। आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम। उन्होंने मेहनत की है, आप उनके मुंह पे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कहते हैं? किसने 7,200 इकट्ठा करना? यही टीम है, आपका सिस्टम रॉटन है। बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते। जहाँ पैसे दे के
आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता। जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते। इट्स नॉट फेयर। तो मैं समझता हूँ कि हमने अगर 9,200 का हदफ रखा है तो एक प्रैक्टिकली अगर हम 9,600 का रखते हैं, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट में बैठे हुए राना साहब सत्ते हुए लगे, ये तो होना ही नहीं। तो यार एक तरफ टैक्स लगाने, दूसरी तरफ अब ये 200 क्यों रखा है, 2,000 कौन से बताइए जी सर, 2,000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें। आई थिंक इट इज़ अ मिथ के 2,000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं बताएं जी चेयरमैन साहब। जो आपके जो आपने लेवी भी किए हो ना टैक्सेस, वो भाई वो भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए तो मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसमें रूम है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने भी आर्टिकल पढ़े जी 12,000 है, 15,000 है, को आए ना आगे आके बताए कि अभी कहाँ पढ़ना है। वी विल एंटरटेन देम। मैं उनको रिकमेंड करूँगा अगर हो जाए कामयाब से 17 इम्तियाज दिलवाए, जो आप कंसोर्शियम लाएँ जो कि गारंटी करे कि 12,000 बिलियन इकट्ठा करेगा, हम सारी FBR को एक साल की छुट्टी में भेज। एक तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आपने रखा है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो बजट में रखा है जी, इसमें एडिशनल डिपॉजिट्स आपने $2 बिलियन रखे हैं सऊदी अरब से और $8 बिलियन का एडिशनल डिपॉजिट रखा है यूएई से। एक तो सर, और साथ में IMF से भी 2.2 या $2.4 बिलियन रखे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान जो है वो IMF के पास जाएगा? दूसरा ये जो NTR का टारगेट है सर, इसमें जो स्टेट बैंक का लॉ है, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी क्वार्टर में वो पैसे नहीं आते, वो नेक्स्ट में आते हैं। तो एक शायद ये भी वजह है। और दूसरा सर, एक मुझे बताएं, क्या कुछ पेनल्टी, जो वो रिपोर्ट एक आई थी जिसपे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या विंडफॉल में ये टैक्स और पेनल्टी ऑन कार्ड्स है? और आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये बैंकिंग सेक्टर कितना पावरफुल है कि CDMS की से इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले ली है, अब वो डिक्टेट करते हैं पॉलिसी रेट पे भी और पाकिस्तान की चीज़ों पे भी। मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके बारे में कोई थोड़ा सा जी मैं अर्ज़ करता हूँ मेहताब साहब, ये जो सऊदी अरेबिया का UAE का 2 बिलियन 1 बिलियन रखा है, पहले इसका जवाब देते तो ये तो उन्होंने कन्फर्मेशन दी हैं। वी एक्सपेक्ट कि 30 जून तक अगर नहीं आए तो अगले साल में आएगा, और अगर 30 जून तक आ गया ये डिपॉजिट तो ऑब्वियसली हमारी ओपनिंग बढ़ जाएगी और ये वैसे ही डीम टू बी ऑलरेडी रिसीव्ड होगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी। 3 बिलियन जो आपने IMF का लिखा है वो बेसिकली एक 9th and 10th रिव्यू को हमने रखा हुआ है कि हम बड़े श्योर थे जब फरवरी थे कि यार अभी भी मैंने उनको कहा था कि 9th रिव्यू फौरी कर लें, जो चीज़ मांगते हैं हम देते हैं, 10th रिव्यू शुरू करते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ग्लोबल अदारा है मल्टीलैटरल। तो इसमें बेसिकली वो है, तो उसका मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम अगर वो नहीं मिलता तो जब मैंने आपसे शेयर कर चुका हूँ कि 3.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से हमने अदा किया है, जो कि एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर का हमारा एक्सटर्नल डेट रिड्यूस हो गया 4.25 बिलियन, 4 बिलियन के करीब। तो वो हमें वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो देयर इज़ अ पोटेंशियल, इसमें 9वां तो आना चाहिए। तो 1.1 तो समझे आ जाएगा। तो अगर वो जून के बाद आती है तो ये माइनस हो रिड्यूस होकर 1 बिलियन रह जाएगा, उसका हम रिप्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अब फ्रैंकली जब किताबें थी, अब मैं नहीं समझता कि 10वां रिव्यू का कोई भी चांस है। अब तो 3 हफ्ते रह गए, तो 9th रिव्यू चूँकि हमने बहुत मेहनत भी की है, आवाम के ऊपर भी पूरी तरह हमने बोझ डाला है, मुश्किल तरीन रिफॉर्म्स किए हैं जो कि नॉर्मली 2-4 साल में होने वाले थे, वो हमने 7-8 महीने में किए हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इट विल बी ओनली फेयर कि पाकिस्तान को 9वां रिव्यू करके तो ये हमें पेमेंट मिले। दी अदर बैलेंस आई डोंट एक्सपेक्ट के दैट विल पॉसिबल अनलेस कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बने, हो सकता है हम ही बैठे हो अगले साल फिर बजट पे आपके साथ इधर, वो तो अल्लाह को पता है इंशाल्लाह। तो वो फिर अगर प्रोग्राम में जाती है, मैं आई एम नॉट कमिटिंग, वो उसको ज़ाहिर है फिर तो वो पैसे इससे ज़्यादा होने चाहिए ना। बैंक्स अब बैंक्स का मैं समझता हूँ कि हम उस पर देखिए मेहताब साहब, यू नो वेरी वेल कि इसमें बहुत चीज़ें देखने वाली। ये जो एक किस्म की वर्चुअल मोनोपोली कायम हो गई है ना, वो टूटनी चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहला जो बेहतरीन स्टेप हम कर सकते हैं और उसके लिए काम हो रहा है कि वी मस्ट डिवेलप अपने जो टी बिल्स हैं वो हम जनरल पब्लिक को डायरेक्टली भी दें। तो बजाय ये कि हम बैंकों को दें फिर बैंक आगे भेज देते हैं,
तो वो उसके लिए यू विल सी आइंदा 2-3 हफ्ते में पॉजिटिव यानी एक्शंस कि हम जनरल पब्लिक को ये देना चाहते हैं थ्रू अवर सिस्टम फाइनेंस डिवीज़न कि अगर वो हमारे पेपर लेना चाहती है तो डायरेक्ट पैसे दे, ताकि इन बिटवीन तो इससे भी कोई प्रेशर इंशाल्लाह कम होगा। कुछ और भी रिफॉर्म्स करें भी आपसे शेयर करेंगे जी। आपके जो राइट साइड के लोग बैठे हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी तरफ बोलते मैंने पता तो कितनी इज्जत कर सर प्रोफेशनल वाली मजबूरियाँ होती है। लेकिन बात ये है कि बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने कराची में पब्लिकली जो बात कही आपके नॉलेज में, फिर जो पीटीसी की मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर डेडलाइन दे रहे थे, आपने एक्सटेंड करवाई, तो उसके बाद उन्होंने जो पास किया वो भी आपको पता है। तो हमें ब्लेम ना करो। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ मेरे लिए ब्लेम पाई जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? ये पीबीसी की मीटिंग वाज टोटली कॉन्फिडेंशियल। एक मैनू नहीं समझते कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ गायब ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇपर गायब हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी तो दसो कि इतना तो बताया ना। But my question is कि वकास का अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ पब्लिक कहते हैं इसका मतलब है कि डिससैटिस्फाइड। My question to you is कि आईएमएफ की जो आपने सॉरी नॉट डेट रिस्ट्रिक्शन की जो बात हुई 10 दिन पहले तक वजारत खजाना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था आदत में साथ में स्टेटमेंट आई थी कि डेट रिस्ट्रिक्शन का मतलब है डिफॉल्ट और हम उस रास्ते पे नहीं कैसे डिफॉल्ट है यार? डिफॉल्ट तो नहीं होता, डेट रिस्ट्रिक्शन नेवर डिफॉल्ट। एब्सोल्युटली सर, इट्स नॉट अ डिफॉल्ट। नहीं नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, आपकी लिक्विडिटी क्रंच है, आपकी कैश फ्लो इश्यूज है, दैट इज नॉट अ डिफॉल्ट। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली करती हैं तो इज नथिंग न्यू। पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया का भरा हुआ है, अपना सारे करते हैं, तो नहीं मैं आपकी बात ठीक है, बट एक पोजीशन ली थी बताते हैं हम डेट रिस्ट्रिक्शन का नहीं किया सर, आपने पहले स्टेटमेंट किया, आप उसको कंफर्म किया। सो माय क्वेश्चन, व्हाट हैज प्रिसाइजली चेंज्ड इन पास्ट 10 years of नंबर 1, नंबर 2, क्या आप डोमेस्टिक बैंक्स को डेट रिस्ट्रिक्शन में शामिल करेंगे? क्यों डोमेस्टिक बैंक्स इनको आप डेट रिस्ट्रिक्शन में शामिल करें, तो जो कि आपकी जो 7300 अरब रुपया कॉस्ट है आईएमएफ को 8,000 अरब में दी जाएगा, अगर 7300 अरब भी है उसमें 85% आपका डोमेस्टिक, 15% एक्सटर्नल आपको फेमस रहता है। तो अगर आप डोमेस्टिक को शामिल नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो केस है दी आइज ऑफ दी बायलैटरल क्रेडिटर्स वो मजबूत होगा जब आप डोमेस्टिक को एक्सक्लूड कर देंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए राना साहब, डोमेस्टिक को आपको रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसी चेंजेस कर ली हैं कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मनोवरेबिलिटी। आप पहले स्टेट बैंक से जब ज़रूरत है टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की, यू यूज्ड टू प्लान एंड एवरी एंड ऑफ क्वार्टर हम उसको ज़ीरो करते थे। मुझे उसमें कोई कवार नज़र नहीं आती है। एनीवे अब चूँकि हुकूमत पिछली ने अमेंडमेंट्स के ज़रिए वो ख़त्म कर दी, उसकी वजह से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल बैंक्स ने उसका एडवांटेज उठाया और जो स्प्रेड लेते ओवर पॉलिसी रेट वो बढ़ गया। इट वेंट एज मच एज अप टू 2+ percentage points इन दी प्रीवियस गवर्नमेंट लास्ट 1 year। कई उन्होंने आपने कोर्ट भी कई जगह पे उन्होंने 2% तक 1.5% लिया। ये अब एक सिस्टम है, इसको मैं समझता हूँ कि ज़रूर रिव्यू करना चाहिए कि इसको हम कैसे क्या अल्टरनेट सिस्टम इसको करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक करेंगे तो एक्सटर्नल पे उनको यानी दे विल प्रॉब्ली बी कन्विंस्ड। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक वी नीड एट ऑल कि हम डोमेस्टिक जो डेट है उसको रीशेड्यूल करें, क्योंकि आपने खुद ही अमाउंट भी बता दिए। और वो जो है आई मीन इफ़ बीइंग ए सॉवरन कंट्री यू कैन नॉट मीट योर ओन करेंसी रिक्वायरमेंट तो ऑफ द डेट रीपेमेंट्स, तो दैट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इज़ एनी इशू विज़ डोमेस्टिक डेट। ना अब आ जाते एक्सटर्नल डेट पे। एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली यू कांट प्रिंट योर डॉलर्स। उसका तो यही है कि वी शुड लर्न टू लिव, जो मैंने 5 साल पहले कहा था कई फोरम्स में, लर्न टू लिव, टू यूज़ एक्सटर्नल रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन अफोर्ड एंड प्लेज द फ्यूचर पेमेंट्स
which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. अगर ये बातें हमने चंद साल पहले डाइजेस्ट करके इसको अमल किया होता, आई कैन प्रूव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के आज हम इस भंवर में ना फंसे होते. सेकेंडली, ये जो राणा साहब ये जो पोर्शन है, अच्छा बाय द वे, इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी. भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्गर टर्म पे करेंगे. जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह आओ 22% में कर लो. दिस इज़ नॉट द टाइम. ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है. आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है, लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था जब 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो. आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफ़ी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया. तो दैट इज़ द राइट ना. 6.5 आपको 7% पे 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है, लॉन्ग टर्म तो आप जाएँ. अभी दिस इज़ नॉट द टाइम. तो ये राणा साहब अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आए जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट्स हैं वो आपको करने चाहिए. तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरेन मुल्क को. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटर्नल येस, बिकॉज वी कांट प्रिंट द फॉरेन करेंसी. सो आइदर वी मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज, जो हमने पूरी कोशिश की है. इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके ज़रिए आप फिर देन यू कैन एडजस्ट योर स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें, उतना फ्यूचर को प्लेज करें फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, जो हम समझते हैं कि रियलिस्टिकली वी विल बी एबल टू डू इट. सो उसके पीछे प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. 2 घंटे हो गए, 2 घंटे.